बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो जापान में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने कल एक प्रोग्राम किया, एक प्रोग्राम हम आज भी करने जा रहे हैं जापान में, और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। ये इंसानी हकूक़ के हवाले से प्रोग्राम है, और इसमें जो सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है, पाकिस्तान में जो ख़वातीन के साथ जुल्म किया जा रहा है, ख़ास तौर पर एक साबिक़ वज़ीर आज़म है जो उसके साथ और एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ किया गया, जैसे इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं, आवाज़ों को दबाया जा रहा है, मीडिया की आवाज़ों को दबाया जा रहा है, और पूरे मुल्क को एक कंट्रोल जैसी सूरत हाल में रखा हुआ है। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जिस अंदाज में पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को जकड़ लिया है, इसके खिलाफ हम यहाँ पे आवाज़ उठा रहे हैं। बाकी दुनिया में भी जाएंगे, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो बड़े दाद के मुस्तहिक हैं। वो हर जगह पे भरपूर अंदाज में अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन इस आवाज़ को मज़ीद मजबूत बनाना पड़ेगा। तो एक तो जापान के लोगों का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, मैं उनसे मिल रहा हूँ, और उनके जज्बात भी मुख्तलिफ नहीं है। जैसे यूरोप में लोगों के जज्बात थे, जैसे बरतानिया में लोगों के जज्बात हैं, जैसे गल्फ़ कंट्रीज़ में लोगों के जज्बात हैं, तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो नहीं मानते। ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के साथ किया, वो इसको एक संगीन जुर्म समझते हैं, और वो इसके खिलाफ डटकर खड़े भी हुए हैं। अब नाज़रीन आ जाएं रूटीन की खबरों की तरफ। ताहिर अशरफी साहब का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ, उन्होंने जवाब दिया। वो हम लोगों को भगोड़ा बोलते हैं, वो ये कहते हैं तो जनाब के आप लोग पाकिस्तान से भगोड़े भागे हुए हैं, कुछ डॉलर वालर आप लेते हैं। ताहिर अशरफी साहब, इतने पैसे हम पाकिस्तान में कमा रहे थे तो हमें क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान से बाहर आने की? नौकरियाँ चली गई, कारोबार चले गए, सारे के सारे ख़ानदान उजड़ गए, घर वीरान हो गए। तो ये सारा कुछ करने के बाद कोई आदमी को थोड़े से पैसे कमाएगा? आपको लगता है कोई दिमाग आपका काम करता है? कोई अकल में बात आपके घुसती है? तो ताहिर अशरफी साहब के खिलाफ जो हम लोगों ने, और इनके खिलाफ नहीं, जो दरबारी मुल्ला हैं उनके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई थी। मैंने उसके बारे में जो खास तौर मैं अपनी बात करूँगा, बाकी वो नहीं करता मैंने खास तौर पर 3-4 चीज़ें उठाई थी। तो इस पर ताहिर अशरफी साहब ने जवाब दिया। एक तो वो ये कहते हैं कि हमने इस्तिस्ना पे क्यों नहीं बात की। मैं ARY पे बात कर चुका हूँ मालिक के प्रोग्राम में, और वो बात ये है कि इस मुल्क में एहतसाब भी गैर इस्लामी है, गैर शरई है, और इस मुल्क में इस्तिस्ना भी गैर इस्लामी है, गैर शरई है। और ये क्या बात हुई कि क्योंकि एहतसाब का तरीका इस्लामी नहीं है, लिहाजा इस्तिस्ना जो गैर इस्लामी और गैर शरई आर्मी चीफ ने ले लिया है ताहयात, तो फिर इस पर भी बात नहीं करते। जब एहतसाब पे नहीं हो रही तो इस पर भी नहीं हो रही, जब एहतसाब ठीक हो जाएगा तो ये इस्तिस्ना पे भी बात कर लेंगे। ये इनका अंदाज है, अंदाजा करें भाई। मौलवी साहब, अगर एहतसाब का निज़ाम गैर इस्लामी और गैर शरई है, तो आप ये बताइए कि आपने इस गैर इस्लामी और गैर शरई निज़ाम के खिलाफ कब तहरीक चलाई, कितनी आवाज़ उठाई, कहाँ कहाँ गए, कौन सी खिदमत सर अंजाम दी, और इसके मुकाबले में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आप लोगों ने लाकर सामने रखा कि जनाब ये बनना चाहिए? लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए। और एक चीज़ अगर गैर शरई है तो क्या उसकी वजह से दूसरी गैर शरई चीज़ जो है वो जस्टिफाई हो जाती है? यानी इस्तिस्ना को जस्टिफाई करने का तरीकाकार उन्होंने ये बताया कि एहतसाब का निज़ाम जो है ना वो शरई नहीं है, लिहाजा इस्तिस्ना। भाई सज़ा और जज़ा का निज़ाम शरई है या नहीं है? बाकी जराइम जो होते हैं वो शरई है या नहीं है? उनका निज़ाम, कातिल को सजाए मौत देना शरई है या नहीं है? मौलाना साहब खुदा का नाम लें आप, यानी आप इस्तिस्ना को ऐसे जस्टिफाई करेंगे? तो अगर एहतसाब का निज़ाम गैर शरई है और इसकी बुनियाद पे आप कह रहे हैं कि इस्तिस्ना जो है वो भी गैर शरई है, तो चलने दो दोनों को। तो फिर ऐसे तो आप हर पाकिस्तानी को इस्तिस्ना दे दें, क्योंकि एहतसाब का निज़ाम जो है वो गैर शरई है। फिर तो सबको आप इस्तिस्ना दे दें ना, सबको आप मौका दे देंगे, सारे के सारे इस्तिस्ना ले लें। ये क्या बात हुई? सहाबा इकराम ने नहीं लिया, उलमा इकराम ने नहीं लिया, आज तक खुलफाए राशिदीन ने नहीं लिया, अल्लाह के नबियों ने नहीं लिया, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? तो एक तो मौलाना साहब आपकी बात का सरपाउंड नहीं है। लोग ना अक्लमंद हैं, अब लोगों को शऊर है, लोग सवाल पूछते हैं फिर जवाब मांगते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि आपको सवाल कुछ और जवाब कुछ और, ये लोग आपको बेनकाब करेंगे, और बार बार कर रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा जी कि फ़लस्तीन पर, इसराइल पर भी बात हुई है, हमास पर भी बात हुई है। सुनाओ सुनाओ कहाँ बात हुई है? क्या आपने पूछा वज़ीर आज़म से कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के उस मंसूबे के ऊपर जिसमें हमास को गैर मुसल्लह करना है और फ़लस्तीन के अंदर एक इस्लामिक फोर्स जो है मुल्कों की बनेगी, स्टेबलाइजेशन फोर्स, उसको तैनात करना है, और उस फोर्स का काम है हमास को गैर मुसल्लह करना, और फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में एक ऐसी दीवार बनना जो इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ दे। ये तो बाकायदा चीज़ें लिखी पड़ी हैं। तो मौलाना साहब इस पर आपने कहाँ बात की? सुनवाएं, मुझे सुनवाएं ना, किस बुनियाद पे आप ये कह रहे हैं कि आपने इस पे बात की है? दे कोई गारंटी, लाएं कोई चीज़ सामने रखें। मोहम्मद बिन सलमान ने जब से डोनाल्ड ट्रंप के सामने उन्होंने बैठ के, और जब वो अमेरिका गए और जब से वहां से मामला बदला है, तब से इनका पैंतरा बदला है। ये तो पूरी तरह तैयार थे सारा कुछ करने के लिए, ये तो हर चीज़ करने के लिए तैयार थे। तो मोहम्मद बिन सलमान ने वहां जाकर कह दिया कि जनाब फ़लस्तीन के बारे में सोचें, पहले उसकी रियासत बनेगी, तो ये क्रेडिट गोज टू मोहम्मद बिन सलमान। ये तो तैयार बैठे थे डोनाल्ड ट्रंप के कहने के ऊपर, जो वो कह रहे हैं वो करने के लिए। बहरहाल मौलाना ताहिर अशरफी साहब, आपने बताया नहीं कि कब आपने इद्दत के केस के खिलाफ आवाज़ उठाई,
इन दोनों साहिबान के सामने? कब आपने इंसानी हकूक के मामलात पे आवाज़ उठाई? इन दोनों हजरात के सामने। कब आपने जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ आवाज़ उठाई? इन दोनों हजरात के सामने। कब आपने आज़ादी इज़हार राय को कुचलने के खिलाफ आवाज़ उठाई? इन दोनों साहिबान के सामने। कब आपने मैंडेट को चोरी करने के खिलाफ आवाज़ उठाई? इन दोनों साहिबान के सामने। दिखाएं ना, दिखाएं कौन सी तनकीद। हमने तो जो विजुअल देखा उसमें आपकी तारीफें ज़मीन आसमान के आप लोगों ने कलाबे मिला दिए। आप लोग तो वहां पे तारीफें कर रहे थे और अब अवाम आपको कर रही है नंगा। अवाम कर रही है आपके ऊपर तनकीद और अवाम बता रही है कि जनाब आप लोगों की औकात क्या है। तो जब अवाम आपको बता रही है तो आपको तकलीफ हो रही है ना मौलवी साहब, ये होगी आपको तकलीफ, क्योंकि पाकिस्तानी आगे निकल गए, आप लोग बहुत पीछे रह गए। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अब पाकिस्तान की अवाम बनेगी और पाकिस्तान की अवाम को अपनी आवाज़ उठाने के लिए सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अब कितना कुछ लेंगे लोग, एक हद से ज़्यादा आप नहीं दबा सकते। इमरान खान की आवाज़ को देखें कितना दबाया गया, जेल के अंदर बंद है। इसकी क्या शरई हैसियत है, ये भी बताएं कि एक लीडर है उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है और उसे बाहर नहीं आने दे रहे। उसकी शक्ल किसी को नहीं देखने दी, उसकी आवाज़ किसी को नहीं सुनने दी। ज़रा इसकी भी शरई हैसियत बताएं ना, किस कैपेसिटी में ये सारा कुछ किया जा रहा है। इसके ऊपर तो मौलवी नहीं बोलते। अब इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में रखना, और कैद तन्हाई एक टॉर्चर है, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने कन्फर्म किया है। उन्होंने कहा जी ये एक तरह का टॉर्चर है और ये टॉर्चर इमरान खान पे किया जा रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि ये टॉर्चर ख़त्म किया जाए, ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है। और उसके बाद जो है वो एक आलमी सतह के जाने माने वकील हैं इंसानी हकूक़ के, उनका भी ये जेरेड जेंसर, इनका भी स्टेटमेंट आया इंसानी हकूक़ के हवाले से जो इमरान खान के साथ हो रहा है। बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त दायर की गई है। ये इतना सिंपल नहीं है। इमरान खान के साथ जो ये निज़ाम कर रहा है इससे पहले किसी वज़ीर आज़म के साथ नहीं किया गया, किसी हुक्मरान के साथ नहीं किया गया। और अगर ये सिलसिला ना रुका गया तो पाकिस्तान की बदनामी बढ़ती जाएगी और पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आना। इस तरीके से जैसे आपने लोगों को दबाया हुआ है, इस तरीके से जैसे आपने डंडा चलाया हुआ है, इस तरीके से कभी भी किसी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। हसीना वाजिद फार्मूले पे आप काम कर रहे हैं तो एंड ऑफ द डे क्या हुआ? वही हुआ ना जो बांग्लादेश में सबने देखा। तो इसी फार्मूले के साथ आप पाकिस्तान में डिफरेंट नताइज कैसे ले आएंगे? ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। फैज़ हमीद वाले मामले में नाज़रीन बहुत उछल कूद हो रही है। एस्टेब्लिशमेंट को बहुत प्रॉब्लम है कि लोग इसमें मान क्यों नहीं रहे कि फ़ौज ने एहतसाब किया है। फ़ौज ने एहतसाब तो किया ही नहीं। फ़ौज अगर एहतसाब करती तो और बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिनमें एहतसाब होना चाहिए था। मिसाल के तौर पे ये मैं आपको एक दिखाता हूँ, शाहिद असलम साहब का ट्वीट है बड़ा इंटरेस्टिंग। वो ये कहते हैं कि फ़ौज के खुद एहतसाबी के अपने निज़ाम की हालिया चंद मिसालें। जनरल फैज़ हमीद ने 2017 में टॉप सिटी स्कैंडल में ये मुलव्वस था बंदा, फिर ये मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल बन गया, फिर ये DG ISI बन गया, उसके बाद एडजॉइंट जनरल बन गया, फिर 2 मरतबा कोर कमांडर रहा और रिटायरमेंट के बाद अब इसके ऊपर ये केस बना के चला दिया गया। भाई इतना सारा कुछ आपने उस बंदे को नवाज दिया और उसके बाद आप दे रहे, ये फौज के अंदर का तो एहतसाब ही नहीं है। जब वो फौज के अंदर ड्यूटी पे था तब तो एहतसाब हुआ ही नहीं, रिटायरमेंट के बाद आपने उस पर हाथ डाला और वो भी ज़ाती वजूहात दिखाई देती हैं। और ये आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल था जनरल फैज़, इसको लगता था ये भी बन जाएगा। अब इसी तरह जो है वो जनरल मोहम्मद आमिर, ये जब ब्रिगेडियर था तो ऐवान सदर में जरदारी साहब का मिलिट्री सेक्रेटरी था 2011-12 में। जाली अकाउंट से बराह रास्त मिलिट्री सेक्रेटरी के अपने अकाउंट में ये पैसे लेता रहा है शाहिद असलम साहब के बकौल, और ये खबरें छपती भी रही हैं पहले भी। इसके बावजूद मेजर जनरल बन गया, फिर लेफ्टिनेंट जनरल बन गया, फिर एडजॉइंट जनरल बन गया और कोर कमांडर भी बन गया। ये भी 2022 में आर्मी चीफ बनने की दौड़ में शामिल था। रिटायरमेंट के बाद आजकल जनरल आमिर कतर में पाकिस्तान का सफीर तैनात है। अंदाजा करें आप, ये भी करप्शन के इल्जामात, वो भी करप्शन के इल्जामात, दोनों बुलंद तरीन मुकामात पर पहुंचे। एक की मौजूदा आर्मी चीफ के साथ टसल थी, उसको उठा के सजा, और दूसरा कतर में पाकिस्तान का सफीर। बस ये है फौज का अंदरूनी एहतसाबी निज़ाम। और भी बहुत सारी मिसालें इस तरह की हैं, अब कौन कौन सी मिसालें पेश की जाएं। बहरहाल ये फैज़ हमीद साहब को सियासत में मुदाखलत में सजा दी गई, ये दावा बहुत सारे लोग कर रहे हैं। ये जो बंदा भी आपको ये कहता है ना कि फैज़ हमीद को सियासत में मुदाखलत में सजा दी, 2 चीज़ें उसके सामने रखे, वो देखें फैसला लाओ किधर है। वो जो प्रेस रिलीज है ना DG ISPR की, उसमें भी लिखा हुआ है कि इसके ऊपर हम करेंगे काम। सजा नहीं दी इसके ऊपर, जो 14 साल की सजा हुई उसमें सियासत में मुदाखलत कहीं नहीं लिखा हुआ। एंड में लिखा हुआ है कि जनाब बाद में इसको हम देखेंगे, सियासत में मुदाखलत के मामले को। अभी सजा किसी और चीज़ के ऊपर दी और ये माफ़ कर देंगे। ये करप्शन के मामला है, नॉर्मल चीज़ है। करप्शन इस हुकूमत का मसला ही नहीं है। इतनी दबा के करप्शन हो रही है, ऐसे ऐसे करप्ट लोगों को लाकर मुसल्लत कर दिया है। करप्शन इनका मसला होता तो ये करते पाकिस्तान के साथ, जो इन्होंने कर दिया है। तो करप्शन इनका मसला ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि फैज़ हमीद को सियासत में मुदाखलत पे अगर आपने सजा देनी है तो आज क्या हो रहा है? आज तो पाकिस्तान का वजीर दिफा इस बात का मुकदमा लड़ता है कि फौज को सियासत का हक है, यानी हाइब्रिड निज़ाम पाकिस्तान में चलेगा, दोगला निज़ाम। फौज इंतजामी मामलात में फौजी क़यादत मुदाखलत करेगी। शहबाज शरीफ हर जगह पे खड़े होकर इकॉनमी का क्रेडिट आर्मी चीफ को दे देते हैं, खारजा पॉलिसी का क्रेडिट आर्मी चीफ को दे देते हैं।
बेशुमार और पॉलिसीज हैं जो आर्मी के करने का काम नहीं है, वो सियासत में या इंतजामी मामलात में मुदाखलत होती है, वो क्रेडिट उठ के सीधा आर्मी चीफ को दे देते हैं। इसका मतलब क्या है? आज भी फौज सियासत में मुदाखलत कर रही है। अगर फैज हमीद ने मीडिया को दबाया था तो आज क्या किया जा रहा है? फैज हमीद ने अगर 5 बंदों को दबाया था ना, तो आज 50 बंदों को दबाया जा रहा है। फैज हमीद का एक्सीलेटर पे पाऊं अगर 10% था ना, तो आज 100% है। इतनी आज के फैज हमीद के खिलाफ कौन बोलेगा? आज के फैज हमीद के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? मरे हुए फिरौन को तो सारे बुरा कहते हैं, मरे हुए यजीद के खिलाफ तो सारे उठ के आवाज लगाते हैं। सवाल यह पैदा होता है कि जो आज जिंदा है, जो आज जुल्म कर रहा है, उसके खिलाफ कौन बोलेगा? उसके खिलाफ कौन खड़ा होगा? ये मौलवी तो नहीं खड़े हुए। तो एक ये कहानी सुनाई गई है कि फैज हमीद को सियासत में मुदाखलत पर सजा हुई। नहीं हुई जनाब। ये रास्ता पाकिस्तान के जर्नैल नहीं खोलना चाहेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर ये रास्ता खुल गया तो फिर बारी बारी सबकी बारी, तो ये बारी अभी तक तो नहीं आ रही। अच्छा, एक और चीज है कि 9 मई का कोई तस्करा भी नहीं था इस सारे मुकदमे में, कुछ नहीं था। 9 मई के ऊपर किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ, बल्कि सवाल पूछा जाना चाहिए उन सारे दानिश्वरों से या उन सारे टाउटों से जो ये टीवी चैनल्स पे आकर बैठ के दावे करते रहे कि जनाब फैज हमीद गवाह बन गया, फैज हमीद फर बोलता है, वो एक ऐसा तोता है जिसमें इमरान खान की जान है, कोई कोई कहानी, फैज हमीद ने जनाब फलानी चीजें बता दी, बड़े बड़े राज अफशा हो गए। क्या है जनाब? नथिंग। मेरी फैज हमीद के वकील से बात हुई, नथिंग। मेरी दीगर सोर्सेज से बात हुई, कुछ भी नहीं। गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी, उसको सजा दे दी। और इन सारों को पहले ही पता था ये सजा होनी है, और उसके बाद ये सजा खत्म भी होनी है, ये भी सबको पता है। ये चलनी भी कोई नहीं। आप कुछ अर्सा इंतजार करें, फिर आप ये देखेंगे। देखिए, असल मामला जो मुतालबा हर पाकिस्तानी का है वो क्या है? मुतालबा ये है कि फैज हमीद को सियासत और सहाफत और पाकिस्तान की हुकूमत में मुदाखलत करने पर सख्त से सख्त सजा दी जाए, बाकायदा अनाउंस की जाए, उसके इल्जाम कौम के सामने रखे जाए, और फिर यह रास्ता खोला जाए ताकि फैज हमीद के बाद आने वाले और उससे पहले जाने वाले इन तमाम लोगों को सजाएं दी जा सके। या फिर हल वही है, ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि जनाब आप ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन एक बना दें, उसमें जिसने जो किया वो सारा कौम के सामने लाया जाए। देखिए ना, नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर किसने भेजा? बताएं ना। मियां साहब अब आए ना, आके सामने खड़े होकर कहें कि मैं पाकिस्तान से बाहर कैसे गया था, ये जाली प्लेटलेस की रिपोर्टें कैसे बनी थी। मैंने उस दौर में चैलेंज किया था, मैं अब तक अपनी बात पे कायम हूं कि मियां साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए थे बरतानिया, जब जहाज में चढ़े थे तो थोड़े से प्लेटलेस थे, जब बरतानिया में उतरे थे बिल्कुल ठीक थे। ये मुझे डॉक्टर्स ने बताया जो बरतानिया में थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियां साहब वो रिपोर्ट पब्लिक कर देना कि ये कैसे प्लेटलेस थे जो पाकिस्तान से जहाज में चढ़ते हुए बहुत थोड़े से थे, और जैसे ही बरतानिया में जहाज से उतरते हैं तो ये 2 लाख से ऊपर चले जाते हैं। ये कैसे हो गया जादू? ये मियां नवाज शरीफ साहब भी बता सकते हैं ना कि उन्हें जाली प्लेटलेस रिपोर्टें बनाकर पाकिस्तान से निकालने वाला कौन था जब डीजी ISI फैज हमीद था। नवाज शरीफ साहब बताएं कि जेल के अंदर उनको तमाम तर सहूलियात कौन दे रहा था। नवाज शरीफ साहब बताएं कि जेल के अंदर उनकी फैमिली के मामलात को सारा उनके साथ सेटल कौन बैठकर कर रहा था। बताएं ना। चलें ये ना बताएं, ये बताएं कि शहबाज शरीफ ने किससे मुशावरत करके अपनी काबीना के नाम भी तैयार कर लिए थे। जब इमरान खान की हुकूमत आ रही थी तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कोशिश की कि इमरान खान के बजाय शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बना देते हैं। तो शहबाज शरीफ ने जब अपनी काबीना के नाम फाइनल किए तो शहबाज शरीफ ने एक्चुअली किसको इंटरव्यू दिया था और किसके साथ बातचीत कर रहे थे, जरा ये शहबाज शरीफ साहब बता दें। है अगर इनके पास जवाब तो बताएं ना। तो नाज़रीन, एक एक करके सारी चीजें सामने आएंगी और भी चीजें सामने आएंगी। ये फैज हमीद को कोई ये एहतसाब नहीं हो रहा। अगर एहतसाब होता तो वो नजर भी आता, उसके हकायक कौम के सामने रखे जाते। इस आदमी ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, लिहाजा इस आदमी के साथ ये हो गया। कुछ भी नहीं, सिर्फ एक प्रेस रिलीज है। आप फैसला जारी करें, कौम को पढ़ने दें, पता चले। लाए ना सियासत में उसकी मुदाखलत के सबूत, ताकि पता चले कि नवाज शरीफ को क्या मिला, शहबाज शरीफ को क्या मिला, इमरान खान को क्या मिला, बिलावल को क्या मिला, जरदारी को क्या मिला। लाए, हर चीज सामने लाकर रख दे, मजा आ जाएगा पाकिस्तान को भी। नाज़रीन, BBC ने भी तस्दीक कर दी, क्योंकि हुकूमत कह रही थी शहबाज शरीफ को प्यूटन का इंतजार नहीं करना पड़ा। इस तरह के मामले पे ना शहबाज शरीफ साहब को हल्का सा एतराज करना चाहिए था। इस तरह के मामले पे शहबाज शरीफ साहब को हल्का सा प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करना चाहिए था कि हम आपका वेट कर रहे थे। ये करने की बजाय खामोशी से इन्होंने जाके मुलाकातें कर ली और इन्हें लगा कि चलो हम गरीब लोग हैं, कोई बात नहीं, कुछ भी हो गया। एटमी कुव्वत है पाकिस्तान, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट की तस्वीरें बना के आगे आगे टुड़ के 1 टके की ये सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं ला सकते। ये प्यूटन ने जिस दिन उसने जंग शुरू की थी, इमरान खान से 3 घंटे अलग में मुलाकात की थी। यानी आज उसके मुल्क ने जंग शुरू की है, उसने हमला किया और वो उस वक्त इमरान खान साहब के साथ बैठकर 3 घंटे 1-on-1 मुलाकात कर रहा है। ये प्यूटन था और यही प्यूटन है। शहबाज शरीफ साहब आधा घंटा इंतजार कर रहे हैं। अब रूसी अखबारात भी लिख रहे हैं, BBC भी इसकी कंफर्मेशन दे रहा है उन अखबारात की। तो ये झूठ बोलते हैं, फिर फंस जाते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, फिर फंस जाते हैं। और निजाम कैसे चला रहे हैं? जुल्म के साथ, पैसे के साथ, ताकत के साथ। यानी अभी जो इलेक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट बार का, उस इलेक्शन के अंदर देखे ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर वोट लेने वाले जो वकील रहनुमा थे वो बड़ी तादाद में बिक गए।
मौजें लग गई। यानी जिन्होंने वोट लिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के वोट के ऊपर, इमरान खान साहब का नाम लेकर जिन्होंने वोट लिया, जिन्हें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की वकला क़यादत लेकर आई थी आगे, उनमें तो बहुत सारे बिक गए। सोशल मीडिया पे उनकी फोटो में भी आ रही है, लोग कह रहे हैं इसने इतने करोड़ लिया, इसने इतने करोड़ दिया, इसने इतना पैसा लिया, इसने ये फायदा लिया, इसके खिलाफ ये किया गया। तो देखें बिक गए। जब वकला जैसे पढ़े लिखे लोग, जिनका कानून का काम है, जिन्होंने मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना है, एक वकील था जिसने पाकिस्तान बनाया था, एक अजीम शख्सियत, इतनी बड़ी इनके पास जो है वो एक रवायत है, इतने बड़े आदमी की अमानत है इनके पास, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी एक वकील था। कम से कम इसी बात का ख्याल कर लेते बिकने से पहले। बाजार में बिक जाते हैं, फिर आपकी कीमत कोई नहीं रहती। अनमोल बन जाओ, बिकना क्यों है? चंद करोड़, 2, 4, 10 करोड़, 20 करोड़ क्यों बिकना है भाई? बिकने वाला तो खत्म हो जाता है, उसकी वक़्त खत्म हो जाती है। बाकी जिंदगी आपको इस बात का पछतावा रहेगा कि आप उस वक्त बिक गए जब आपको खड़ा होना चाहिए था। और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को सोचना चाहिए कि वो हर बार अपने लोगों को इकट्ठा करने में नाकाम क्यों रहते हैं। उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि ये आपस में लड़ते रहते हैं। जितनी लड़ाई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने आपस में लड़ी है ना, इतनी लड़ाई अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इकट्ठी होकर अपने मुखालिफिन से लड़ लेती ना, तो कहां से कहां बात पहुंच जाती। चले वो लोग जिनको पार्टी से निकाल दिया गया या जो लोग पार्टी छोड़कर चले गए, वो लड़ाई झगड़ा करें, गालम गलोच करें तो ठीक है, उनके तो दुख और दर्द समझ आता। लेकिन जो लोग पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर हैं, वो लोग जब आपस में लड़ते हैं, जो इमरान खान साहब के नजरिए के साथ इकट्ठे हैं, जब वो आपस में लड़ते हैं तो इसका फायदा इमरान खान के मुखालिफिन को होता है। और ये जितना आपस में लड़े उतना बाहर वालों से भी नहीं लड़े। मैं रोजाना देखता हूं ऐसी लड़ाइयां, मैं रिपोर्ट नहीं करता, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लड़ाइयां चलती रहती हैं, एक दूसरे की शिकायतें लगाते हैं, एक दूसरे की चीजें भेजते हैं, एक दूसरे के बारे में बताते हैं। मैं बॉदर नहीं करता, मैं ये कहता हूं ठीक है पॉलिटिकल पार्टी, उसका अंदरूनी मामला, ये लड़ते रहे आपस में, लेकिन इमरान खान के कॉज को इस चीज से नुकसान तो इन्होंने पहुंचाया। नाज़रीन, डॉन अखबार जो पाकिस्तान का एक बेहतरीन अखबार है, उसके इश्तिहारात बंद कर दिए गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से निस्बत है इस अखबार की, इसके रेडियो के और अखबार के इश्तिहारात बंद कर दिए गए। क्यों? क्योंकि मौजूदा रजीम को सच सुनने की आदत ही नहीं है, इन्हें सूट ही नहीं करता कि कोई आदमी ठीक बात करे। आखिरी नाज़रीन मैं खबर आपके सामने रखता हूं कि इमरान खान साहब के केस की तारीख लगाई गई थी 20 दिसंबर। मुझे नहीं लगता कि 20 दिसंबर को भी ये समाअत करेंगे, क्योंकि अब ये निज़ाम इमरान खान से डरता ही रहेगा, क्योंकि इमरान खान को तोड़ने में ये निज़ाम नाकाम रहा। इन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन जैसे ही कोई जेल में जाएगा, अडयाला के अंदर केस लगेगा, इमरान खान साहब फिर बोलेंगे, फिर बताएंगे किसने क्या किया, किसका क्या कसूर है, आसिम मुनीर के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे, मौजूदा रजीम के खिलाफ स्टेटमेंट देंगे, खुलकर बात करेंगे। तो इससे होगा क्या? इससे इस निज़ाम को फिर झटका लगेगा। लिहाजा ये इमरान खान को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कब तक कर सकते हैं यह है सवाल, क्योंकि अब आलमी सतह पर भी आवाज़ें उठ रही हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।